नमस्कार। आपका अखबार के संक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारतीय विपक्ष इस समय बड़े गहरे संकट के दौर से गुजर रहा है। उसके अस्तित्व का सवाल आ गया है और उसको तलाश है एक कंधे की, एक व्यक्ति की, एक संगठन की, एक संस्था की, जो उसको किसी तरह से चुनाव में विजयी बना दे। 2014 के बाद से जो ये संकट पैदा हुआ है विपक्ष के सामने, वो दिन पर दिन लगातार विकराल होता जा रहा है। विपक्ष के पास अब कोई आइडिया नहीं रह गया है कि कैसे लड़ा जाए। इस सर्वाइवल की लड़ाई को लड़ा कैसे जाए। पहले उसने कोशिश की मीडिया के जरिए, मीडिया में फर्जी नैरेटिव बनाकर सरकार के खिलाफ और अपने पक्ष में, कि इससे बात बदल जाएगी, लोगों का मन बदल जाएगा, लोग प्रभावित हो जाएंगे। सोशल मीडिया का बड़ा असर है, मीडिया का बड़ा असर है। तो पार्टियों को लगा, विपक्षी पार्टियों को, खासतौर से कांग्रेस को, कि बस मीडिया में हमारा स्पेस बना रहे, मीडिया में हम चर्चा में बने रहें तो हम चुनाव जीत जाएंगे। उसको 11.5 साल से इस मोर्चे पर लगातार निराशा हो रही है। फिर उसके बाद उसको लगा कि विदेशी ताकतें जो डेमोक्रेसी की समर्थक हैं, अपने को कहती हैं डेमोक्रेसी का समर्थक, वो हमारा साथ दें तो हम जो है जीत हासिल कर सकते हैं। फिर उन्हें लगा कि एनजीओ, पहले से भी लग रहा था, एनजीओ की जो है भूमिका उन्होंने और बढ़ा दी। देशी विदेशी एनजीओ जो है वो विपक्ष के प्रचार में, खासतौर से कांग्रेस के प्रचार में लग गए कि किसी तरह से तो कांग्रेस खड़ी हो, और इस कोशिश का क्रम लगातार चल रहा है। उसके बाद विपक्ष को लगा कि हमें अगर कोई बचा सकता है तो वो सुप्रीम कोर्ट बचा सकता है। वहाँ से भी उसको घोर निराशा हुई, तो सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठने शुरू हो गए। अभी सबसे ताज़ा मामला है जो गवर्नर्स और राष्ट्रपति के एक्सेंट या उनकी मंजूरी का मामला था विधेयकों पर। उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था कि 3 महीने के अंदर उनको फैसला करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो उसको डीम्ड डिसीजन मान लिया जाएगा, कि मान लिया जाएगा कि उनकी मंजूरी मिल गई है। इससे विपक्ष बहुत खुश हुआ कि एक रास्ता खुला है, खिड़की खुली है, अब हम इससे आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अभी जो ताज़ा जजमेंट आया है 20 नवंबर को, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस समय के, अब तो भूतपूर्व हो गए, उनके नेतृत्व में जो पीठ बनी थी, उसने फैसला दिया कि गवर्नर और राष्ट्रपति के जो अधिकार हैं राज्यों के और केंद्र सरकार के बिल्स को मंजूरी देने का, वो नॉन जस्टिसिएबल है। अदालत उसमें दखल नहीं दे सकता। उन्होंने कहा संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर एम्बिग्विटी रखी अनुच्छेद 200 और 201 में, जो राष्ट्रपति और गवर्नर को अधिकार देते हैं कि किस बिल को मंजूरी दें और किसको नहीं दें। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस एम्बिग्विटी को हम ख़त्म नहीं कर सकते। हम जो है अगर करेंगे ऐसा तो हम अपने अधिकारों का अतिक्रमण करेंगे। हम वो बात नहीं कह सकते जो संविधान ने नहीं कहा है। लेकिन विपक्ष को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अगर ऐसा करे तो सरकार पर हम अंकुश लगा सकते हैं, सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। उसका नतीजा ये हुआ है कि पहले जजमेंट से जो खुशी हुई थी, अभी 20 नवंबर वाले जजमेंट से वो सारी खुशी तिरोहित हो गई, हवा में उड़ गई। उनको लग रहा है कि अब कोई रास्ता नहीं है। हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट से तो लंबे समय से निराश है। उनको निराशा हुई जब 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जो है कानून के पक्ष में दिया, सरकार ने जो कानून बनाया था उसके पक्ष में दिया। उनको निराशा हुई जब आधार के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष को सही ठहराया, संवैधानिक और कानून सम्मत ठहराया। फिर उनको बहुत बड़ी निराशा हुई जब राम जन्मभूमि के बारे में संविधान पीठ का सर्वसम्मत फैसला आया। उनको लगा कि ये मुद्दा ऐसा है जिसके जरिए हम आगे की राजनीति कर सकते थे। सुप्रीम कोर्ट ने उस मुद्दे को ख़त्म कर दिया, बल्कि विपक्ष को ही एक तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया। अब उससे सवाल पूछा जा रहा है कि राम मंदिर देखने कब जाओगे, भगवान रामलला के दर्शन करने कब जाओगे। ज़्यादातर विपक्षी नेता अभी तक भगवान राम के दर्शन के लिए नहीं गए हैं। तो उस वर्डिक्ट को मुसलमानों ने तो नहीं माना, विपक्षी दलों ने भी नहीं माना। उनकी नज़र में ये सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी भूल है जो मंदिर के पक्ष में फैसला दिया। अब आप देखिए इन लोगों की सोच क्या है, मनस्थिति क्या है, इन लोगों की मनोवृत्ति क्या है, किस तरह से सोचते हैं। ये सनातन धर्म, भारत की संस्कृति, भारत की राष्ट्रीय एकता, अखंडता, इनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। तो राहुल गांधी का विदेश दौरा शुरू हो गया। वहाँ जाकर रोना रोया उन्होंने कि आओ और
डेमोक्रेसी भारत में बचाओ। फिर उन्होंने संविधान का मुद्दा उठाया। अब वो चाहते हैं कि संविधान का हमारा मुद्दा नहीं चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट संविधान को खत्म कर दे। ये जो राष्ट्रपति और गवर्नर के मामले में फैसला आया था, उससे उनको लगा था कि सुप्रीम कोर्ट अब संविधान को खत्म करने का रास्ता खोल रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर उनको निराश कर दिया। तो अब सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाया जा रहा है, जिस बेंच ने फैसला दिया उस पर सवाल उठाया जा रहा है। चुनाव आयोग पर तो पहले ही शंका जाहिर कर चुके हैं, बल्कि आरोप लगा चुके हैं कि ये बीजेपी से मिला हुआ है। तो इस समय देश के विपक्ष को ये स्थिति कभी नहीं आई थी। जब 1984 में कांग्रेस पार्टी को 414 सीटें मिल गई थी और विपक्ष की संख्या मामूली सी रह गई थी, जो आज की सत्तारूढ़ पार्टी है उसके सिर्फ 2 सदस्य थे, तब भी विपक्ष ने संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल नहीं उठाए, उनकी नीयत पर, उनके कामकाज पर सवाल नहीं उठाए। टी.एन. शेषन जो मुख्य चुनाव आयुक्त बने, खुल्लम खुल्ला वो कांग्रेस का पक्ष लेते थे। नवीन चावला तो गांधी परिवार के एक तरह से नौकर थे, वो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने। तब विपक्ष को संवैधानिक संस्थाओं से कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि वो सत्ता में थी। विपक्ष में आते ही इन सब से दिक्कत होने लगी, और जिस तरह के फैसले आ रहे हैं, और ताज़ा फैसला मैं 20 नवंबर वाला कह रहा हूँ, जो राष्ट्रपति और गवर्नर्स के अधिकारों में कटौती करके समय सीमा तय करता था कि 3 महीने में फैसला दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया उसको। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान ने विभिन्न जो अंग हैं संविधान के, उन सबकी शक्तियाँ निर्धारित की हैं, उनका अतिक्रमण नहीं हो सकता, जो कि पिछले फैसले में किया गया था। एक तरह से संविधान संशोधन करने की कोशिश हुई थी, कि जो संविधान में नहीं है उसको लाने की कोशिश हुई थी। तो विपक्ष का जो कोशिश है वो शुरू हुई मीडिया से, फिर सोशल मीडिया पर आए, फिर अंतर्राष्ट्रीय जगत में अंतर्राष्ट्रीय एनजीओज़ और देश के अंदर के एनजीओज़, उनसे उम्मीद थी। अब वो कह रहे हैं, एम.के. स्टालिन का बयान आया है इस फैसले के बाद कि हमारी राज्यों के अधिकार के लिए और ट्रू फेडरलिज्म के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। आप हर मुद्दे पर केंद्र का विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं सीएए लागू नहीं होने देंगे, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसको लागू नहीं होने देंगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, भाषा पर सवाल उठा रहे हैं, हर वो मुद्दा उठा रहे हैं जो केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ हो। तो फेडरलिज्म को, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म तो आप बनने ही नहीं दे रहे हैं। भाई, ताली दोनों हाथ से बजती है, आप अपना हाथ खींच लेंगे तो ताली नहीं बज सकती। केंद्र चाहे जितना सहयोग का हाथ बढ़ाए, जब तक राज्य सहयोग के लिए तैयार नहीं होते तब तक कोई फैसला, कोई काम हो नहीं सकता है। और वही करने की कोशिश हो रही है कि एक तरह से संवैधानिक संकट आए किसी न किसी रूप में, केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाए, और उनको लगता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर बंदूक रखकर चला सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उनको लगातार निराशा मिल रही है। बीच बीच में कोई फैसला ऐसा हो जाता है जिससे सरकार असहज हो जाए तो उनके लिए खुशी होती है, फिर उनको सुप्रीम कोर्ट ठीक लगता है। जहां चुनाव जीत जाते हैं वहां उनको चुनाव आयोग ठीक लगता है, जहां हार जाते हैं वहां तरह तरह के आरोप लगाते हैं। अब चुनाव आयोग ने एसआईआर का सिलसिला शुरू किया, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स का, तो उसका विरोध हो रहा है। बिहार में ये हो चुका है और वहाँ कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई, लेकिन विपक्ष पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। विपक्ष को तलाश है एक ऐसी संस्था की, एक ऐसे व्यक्ति की जो उनको चुनाव जिता दे। उन्होंने मान लिया है कि वो अपने बूते चुनाव नहीं जीत सकते, तो उनकी आखिरी उम्मीद जो है वो सुप्रीम कोर्ट थी। वहाँ से भी उन्हें निराशा हाथ लगी। विपक्ष को एक कंधे की ज़रूरत है 2 कामों के लिए, एक रोने के लिए और दूसरा उस कंधे पर रखकर बंदूक भाजपा पर, मोदी पर और संघ पर चलाने के लिए। और ये रवैया जैसे जैसे विपक्ष का बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जो है भाजपा, संघ और केंद्र सरकार मजबूत होते जा रहे हैं। तो विपक्ष के लिए समस्या हो गई है कि लड़ाई लड़ें कैसे। ज़मीन पर लड़ने की उनकी न तो हैसियत है, न क्षमता है और न ही इच्छा शक्ति है। अब हुआ यह है कि पिछले 30-35 सालों में कि कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो सत्ता में न रह चुकी हो या ना हो, तो आंदोलन करने की शक्ति नहीं है, सड़क पर उतरकर संघर्ष करने की शक्ति नहीं है।
अभी आपने बिहार चुनाव में देखा, बारिश हो गई एक दिन, हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाए तो सारे नेता घर में बैठे रहे, लेकिन 74 साल के नीतीश कुमार बाई रोड ट्रैवल किया उन्होंने और चुनाव प्रचार करने गए। ये फर्क है विपक्ष और सत्ता पक्ष में, कि सत्ता पक्ष आज जो है केंद्र में और राज्यों में भी जो भाजपा या भाजपा समर्थित सरकारें हैं, उन सब के जो नेता हैं वो आज भी संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, आज भी ज़मीन पर उतरकर काम कर रहे हैं और करने के लिए तैयार हैं। उनको अब लगता है कि सत्ता का भी एक रोग होता है जिसको सुख रोग कहते हैं। तो हमारे देश के विपक्ष को सुख रोग लग गया है। अब उनसे कहा जा रहा है कि मेहनत करो, तो भाई ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी है। आप सत्ता पक्ष से नहीं कहेंगे मेहनत करो, विपक्ष से कहेंगे मेहनत करो, तो ये तो सीखा नहीं है हमारे देश के मीडिया ने। हमारे देश का मीडिया अभी एक समय कालखंड में अटका हुआ है, और वो है आज़ादी के आंदोलन के दौरान का, जब विदेशी हुकूमत थी उसके खिलाफ बोलना, लिखना, पढ़ना, उसके खिलाफ आंदोलन करना, सड़क पर उतरना, जो आंदोलन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उनका समर्थन करना, इसको कहा गया एंटी इस्टेब्लिशमेंट। वो विदेशी शासन था, तो उसके खिलाफ उतरना तो समझ में आता है। 1947 के बाद से तो अपनी सरकार है, अपने लोगों की, अपने देश की सरकार है। सरकार की खामियां गिनाना और हमेशा सरकार के खिलाफ रहना, इन दोनों का अंतर जब तक देश का मीडिया, बुद्धिजीवी नहीं पहचानेंगे, उनकी समस्या बनी रहेगी। तो इस समय पूरा जो इकोसिस्टम है कांग्रेस का, अपोजिशन का, लेफ्ट का, वो बहुत बेचैन है, बहुत परेशान है। कहीं से उसको, उस डूबते को तिनके का भी सहारा नहीं दिखाई दे रहा है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी से लड़ें तो कैसे लड़ें। मोदी को जितनी गाली देते हैं मोदी उतने ताकतवर हो जाते हैं। मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनको कौन गाली दे रहा है, कौन प्रशंसा कर रहा है। उनका जो लक्ष्य है इंडिया फर्स्ट, उस रास्ते पर चल रहे हैं। देश का विकास करना है और उन्होंने लंबी दूरी का लक्ष्य जो है निर्धारित कर दिया है 2047 का। अब आप विपक्ष की बौद्धिक विकलांगता देखिए। उत्तर प्रदेश के 5 साल मुख्यमंत्री रहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का अभी 2 दिन पहले बयान आया, कहा कि 2047 की बात कर रहे हैं मोदी, क्या तब तक वो जिंदा रहेंगे? अब इस तरह की सोच वाले नेता अगर राज्य स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के बनेंगे तो आप सोचिए देश के लिए अच्छी बात नहीं है। देश और ख़ास तौर से देश में जो स्टेट्समैन होते हैं वो भावी पीढ़ियों के लिए सोचते हैं, भविष्य के लिए सोचते हैं। अगर माता पिता अपने आने वाली संतान, अपने परिवार के लोगों के भविष्य के बारे में न सोचे, ये सोचकर कि मैं उस समय जिंदा रहूँगा कि नहीं क्या पता, तो कैसे समाज चलेगा, कैसे देश चलेगा? इस तरह की संकुचित और क्षुद्र बुद्धि वाली मानसिकता, ये समस्या है विपक्ष की। उसको बड़ी पिक्चर समझ में नहीं आ रही है, जो आम जनता को समझ में आ रही है कि भाई मोदी अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, योगी अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं वो देश और प्रदेश के लिए कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए कर रहे हैं, कि आने वाली पीढ़ियों का जीवन आज जो पीढ़ी है उससे बेहतर हो, उसका रास्ता तैयार कर रहे हैं। लेकिन इनको ये जितनी पार्टियां हैं, मैं उसमें कांग्रेस को भी शामिल करता हूं, ये क्षणजीवी हैं कि आज चुनाव जिता दो, आज सरकार में ला दो, आगे की आगे देखेंगे। कर्जा लेके जो है अगर पेट्रोल सस्ता करना पड़े तो कर दो, ऑयल बॉन्ड जारी करके अगर पेट्रोल का दाम कंट्रोल कर सके तो कर लो, बाद में जो आएगा वो भुगतेगा, देखेगा। अभी तो हमारा शासन है, हमारा शासन चलना चाहिए। SIR सबसे ज़्यादा चुनाव आयोग से निराशा, पहले EVM को लेकर था, फिर समझ में आ गया कि EVM का मुद्दा चलेगा नहीं, उसमें कुछ दम है नहीं। तो ये समझने में कई साल लग गए विपक्ष को। तो अब SIR के मुद्दे को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं कि बस इससे ये गेम चेंजर हो जाएगा। बिहार में आजमा के देख लिया, टाइम फिस हो गया। अब बंगाल में चल रहा है। बंगाल में सवाल ये है कि ममता बनर्जी इसका विरोध कर रही हैं, तो क्या CPM और कांग्रेस भी विरोध करेंगे? अभी तक CPM कांग्रेस की ओर से पश्चिम बंगाल में कुछ हुआ नहीं है। ये अलग बात है कि पश्चिम बंगाल की कांग्रेस पार्टी के नेता सुप्रीम कोर्ट गए हैं SIR के खिलाफ। तो हर वो काम जो संविधान सम्मत हो
उसका विपक्ष को विरोध करना है। और विडंबना देखिए कि उसके साथ जो दोगलापन देखिए कि उसके साथ साथ नारा लगाते हैं कि हम संविधान को बचाना चाहते हैं। तो संविधान कैसे बचेगा? संविधान तो तभी बचेगा जब संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार समाज चलेगा, सरकार चलेगी और व्यवस्था चलेगी। वो चाहे न्याय व्यवस्था हो, चाहे नौकरशाही हो, चाहे विधायी व्यवस्था हो। लेकिन वो नहीं चाहते कि संविधान के मुताबिक चले। उनका मतलब है कि संविधान के मुताबिक चलना तभी है जब वो हमारे लिए हितकारी हो, हमारे फ़ायदे में हो। अगर देश के फ़ायदे के लिए है तो हमको उससे कोई मतलब नहीं है। और अगर बीजेपी, मोदी और संघ के जो है समर्थन में या उसके पक्ष में हो, तब तो हमें उसका विरोध करना है, हर हाल में विरोध करना है। हमारी कसौटी ये नहीं है कि ये राष्ट्रीय हित में है या नहीं, हमारी कसौटी ये है कि ये हमारे राजनीतिक हित में है या नहीं। तो लगातार निराशा का दौर विपक्ष का बढ़ता जा रहा है। विदेशी संस्थाओं से, विदेशी सरकारों से, जो डीप स्टेट हैं देशों के, खासतौर से अमेरिका के, उनसे उम्मीद खत्म हो गई। उनको उम्मीद थी कि बांग्लादेश, नेपाल की तरह यहाँ कुछ हो जाएगा, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। तो अब निशाना बनाया जा रहा है जेन ज़ी को, यानी सबसे युवा जो पीढ़ी है उसको, कि वो सड़क पर उतरे। हम घर में एयर कंडीशन कमरे में बैठकर आराम से खाना पीना खाएं, जो युवा हैं वो सड़क पर उतरकर लड़ाई करें। अब ये कुछ युवाओं की हालत देखिए, वो हमारे विपक्षी दलों जैसी ही मानसिकता है उनकी। रविवार को दिल्ली में पोल्यूशन के खिलाफ, प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए काफ़ी लोग जुटे। तो ये माना गया कि भाई बड़ी ये प्रैक्टिकल चिंता है, गंभीर चिंता है, बच्चों के लिए खास तौर से प्रदूषण कम होना चाहिए, प्रदूषण की समस्या को दूर किया जाना चाहिए। लेकिन वहाँ कुछ ही देर बाद वो जो माओवादी मारा गया है, सबसे खतरनाक खूंखार माओवादी, उसके समर्थन में पोस्टर निकल आए। तो आप समझिए ये माओवादियों और आतंकवादियों के समर्थन में ये वर्ग क्यों खड़ा है। और नेपाल में जो हुआ, भले ही राहुल गांधी बोलते रहें, उनके साथी बोलते रहें, वो भारत में कभी नहीं होने वाला। बांग्लादेश में जो हुआ वो भारत में कभी नहीं होने वाला। और उनके घाव पर नमक छिड़का नेपाल के जेन ज़ी के लोगों ने। नेपाल में जेन ज़ी के लोग जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। आप समझिए कि मान लीजिए कि इस देश का जेन ज़ी या सबसे युवा जो है सड़क पर आता है, तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि वो जय श्री राम का नारा लगाएगा। तो इसलिए इनको समझ में नहीं आ रहा है कि करें क्या। चुनाव आयोग के खिलाफ हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हो गए हैं, सरकार के खिलाफ तो हैं ही, भाजपा के खिलाफ हैं, फौज के खिलाफ हैं। फौज के अचीवमेंट को वो अचीवमेंट मानते ही नहीं। हमारी फौज जीतती है तो उसको हार मानते हैं जो पाकिस्तान मानता है। तो पाकिस्तान और हमारे देश के विपक्ष दोनों की सोच एक साथ चल रही है, और ये विपक्ष को कहाँ ले जाएगी इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कोई ऐसा आंदोलन नहीं होने वाला है जो विपक्ष को सत्ता में पहुंचा सके। संघर्ष एकमात्र रास्ता है, सही बात पर सही स्टैंड लेना दूसरा रास्ता है। सरकार की आलोचना कीजिए, लेकिन जो अच्छा काम है, देश हित में हो रहा है, उसकी प्रशंसा कीजिए, ये तीसरा रास्ता है। और सबसे बड़ी बात यह है, केवल नकारात्मकता से आपके लिए कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आ सकता। ये बात समझने की है। संवैधानिक संस्थाओं पर अगर आप हमला करते हैं तो अपना नुकसान कर रहे हैं। ये अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है कि कल अगर आप जीतेंगे तो कैसे आप कह पाएंगे कि ये संवैधानिक संस्थाएं ठीक काम कर रही थी। तो विपक्ष की सारी कोशिश है, वो उन्होंने एक तरह से सरेंडर कर दिया है। मान लिया है कि हम अपने बूते तो नहीं आ सकते सत्ता में, तो कोई तो आओ और हमें सत्ता में बिठाओ। जैसे आपको मालूम होगा कि चातक पक्षी जो है स्वाति नक्षत्र में वर्षा की पहली बूंद के लिए तरसता रहता है कि कब पहली बूंद आकर उसके मुंह में गिरे। वही हाल विपक्ष का हो गया है। लेकिन वर्षा तो प्राकृतिक होती है, प्रकृति कराती है, भगवान कराते हैं, ईश्वर कराते हैं। लेकिन विपक्ष जो चाहता है वो न तो प्रकृति कराने वाली है, न भगवान और ईश्वर कराने वाले हैं। उसको तो विपक्ष को अपने पुरुषार्थ से ही करना पड़ेगा, जिसके लिए उसने मान लिया है कि हमारे में ये क्षमता नहीं है। हमको कोई अपने आप आकर दे दे तो ठीक है,
नहीं, हम तो जो है केवल नकारात्मकता ही फैलाएंगे, देश विरोध में बोलेंगे, देश के विरोधियों के साथ खड़े होंगे, संवैधानिक संस्थाओं को गाली देंगे, देश के प्रधानमंत्री को गाली देंगे और समझेंगे कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो उसका नतीजा भी सामने आ रहा है। क्योंकि मैं तो हमेशा से मानता हूं कि इस देश का आम नागरिक, और ख़ास तौर से कहता हूं ग्रामीण अंचल के लोग, उनमें जितनी सहज बुद्धि, कॉमन सेंस है, इस देश के पढ़े लिखे लोगों में ज़्यादातर में नहीं है। उनको राजनीति की, समाज की और यहाँ तक कि अब तो अंतर्राष्ट्रीय मामलों की भी ऐसी समझ है जो इस देश के बड़े बड़े बुद्धिजीवियों के पास नहीं है। तो इसलिए विपक्ष के लिए उम्मीद की कोई किरण दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है। वो एक अंधेरी सुरंग में खड़े हैं जिससे कोई रास्ता बाहर की ओर, रोशनी की ओर नहीं निकलता। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।